ये चीज हम दोनों के लिए awkward होगा। मैं सोच रहा था कि यार मैं एकेडमिकली इतना भी खराब नहीं, मैं वेदांत का सीनियर हुआ करता था, बट सीएमए फाइनल में मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे। आई वाज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, बाहर खड़ा रहता था मैं, तो मैं क्लैट का प्रिपरेशन करने के लिए सोचा था। सीएमए इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था अपने एग्जाम्स के पैटर्न्स में। एग्जाम देने गया था और मेरे एग्जाम सेंटर में ऑटो सबमिट हो गया था मेरा, फेल, वो सब चीजें मैं एक पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था अपने लाइफ। बहुत सेल्फ डाउट्स आते थे। एग्जाम वाले दिन ही सुबह सुबह उठ के मैं ये बोलूं कि मैं क्या लिखूंगा एग्जाम, ट्राई नहीं करता था मैं। टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते थे सिवाय मेरे पीटी टीचर और मेरे म्यूजिक टीचर। 7 या 8 दिन हुआ था मुझे ऑफिस में, और मेरे जो एक मैनेजर है वो मेरे मुंह पे ऐसे फाइल मारे, बोले कि तू इंटर कैसे पास हो गया। पहला कैंपस का पहला ही कंपनी था जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। गलत बोला, वो हंसने लगे। पढ़ाई के साथ साथ टीचिंग भी करता था। Multiple attempts, no rank, still he got selected in a Navaratna PSU. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा सीएससीए में वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने शो पे, शर्मा जी ऑन द माइक, वेयर चाय मीट्स चर्चा, कैंपस मीट्स क्यूबिकल्स, मार्क्स से लेके मीम्स तक, डेडलाइन से लेके ड्रीम्स तक, यहाँ सबकी बातें होगी, सबकी चर्चा होगी, फुल ऑन शर्मा जी स्टाइल। तो दोस्तों, इट्स फ्रेंडशिप डे स्पेशल एपिसोड में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त, जो कि ना कोई रैंकर है, ना कोई फर्स्ट अटेम्प्ट सीएमए है, ना ही कोई एकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो कि मतलब पहले बहुत अच्छा पढ़ता था फिर फाइनल में अटेम्प्ट लग गया, वैसा वाला नहीं। दी वेरी बेसिक, वेरी एवरेज स्टूडेंट लाइक मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस आर। वैसे एक दोस्त को जिसने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, जिसने लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं मारा। सो द पर्सन हु स्टैंड्स रेजिलियंस एंड हु स्टैंड्स फॉर द नेवर गिव अप एटीट्यूड, let me present you my dearest friend CMA Ashwin Kumar Udgata with a huge round of claps from all of you. हेलो वेदांत। Hi Ashwin भाई, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी बढ़िया। तो थोड़ा सा फॉर्मल होने वाला है, ये चीज हम दोनों के लिए ऑकवर्ड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। मैं सोच रहा था कि यार मैं एकेडमिकली इतना भी खराब नहीं था जितना तुमने मुझे इंटरव्यू, मतलब तुमने इंटरव्यू में दिया है। पर ठीक है, लोगों को जो एक्चुअल जो मैसेज पहुंचानी है वो आज हम पहुंचाएंगे। जो रियल साइड है सीएमए का, कि अगर 5% या 6% बच्चे पास होते हैं, तो और 95% के कैटेगरी में जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये 5% तो कुछ कर लेंगे, ये लोग रैंकर्स हैं, ये लोग अबव एवरेज हैं, इन लोगों को पता होता है, बट द 95% स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं हमेशा, तो उनके लिए अगर मैं उनको थोड़ा-सा भी कुछ हेल्प कर पाऊँ तो आपके इंटरव्यू या आपके पॉडकास्ट सेशन में, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू एवरीवन। तो दोस्तों, थोड़ा सा सीरियस साइड जा रहा है तो मैं चिंता मत कीजिए, ऐसे सीरियस लेने नहीं दूंगा मैं। तो चलिए पहले इनके बारे में ही कुछ जानते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, क्या है, कैसे, वो अपने बारे में कुछ आप बताएंगे? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा 10th क्लास तक मेरा केवी आस्का में था। मैं केवी आस्का उड़ीसा से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं वेदांत का सीनियर हुआ करता था स्कूल में, और हम दोनों में बहुत बहुत जमती थी, अगर आपको पता है वेदांत तो। तो जमती फिर थी 10th के मतलब बाद ऑपोजिट थिंग, कि मतलब एक ऐसा दिन नया गया नहीं गया कि मतलब हमने अच्छे से बात की हो। ऑपोजिट्स बोलते हैं ना, राइवल्स बोलते हैं ना, वैसा वाला सीन था अपने बीच में। एग्जैक्टली। फिर 10th के बाद हम दोनों ने एक साथ करा वही सरस्वती विद्या मंदिर बरहमपुर से अपन हमने 11th और 12th की पढ़ाई करी। फिर मैं बीकॉम खलीकोट यूनिवर्सिटी से करा था, और फिर खलीकोट यूनिवर्सिटी से बीकॉम करते-करते मैं सीए में बीकॉम के साथ कर रहा था मैं। सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर मेरा एक ही अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया, बट सीएमए फाइनल में मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे। और जिस चीज़ों के बारे में और बहुत बहुत क्लियरली और बहुत डीपली हम लोग अभी चर्चा करेंगे। फिर नाउ दिसंबर 24 अटेम्प्ट में मैं अभी पास हुआ हूँ। आप बताएंगे आपके 10th में कितने मार्क्स या परसेंटेज या सीजीपीए था? 10th में मेरा केवी में था 8.8 सीजीपीए, व्हिच इज़ नॉट बैड, बट नॉट गुड आल्सो। नॉट बैड बट नॉट द 10 सीजीपीए काइंड ऑफ गाय एक्सपेक्टिंग। ठीक है ना? देखिए, फिर जितना मैं पढ़ाई करता था उस हिसाब से तो मार्क्स आ गए मेरे। आप पढ़ाई भी करते थे क्या? मैंने तो देखा नहीं था कभी स्कूल में आपको पढ़ते हुए, वो अलग ना, बात ना, है। आई वाज़ एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, बाहर खड़ा रहता था मैं। आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट क्या था। तो फिर आपके 12th में तो आई थिंक आप पढ़ाई करने लग गए थे, मैंने आपको देखा था। तो फिर
ट्वेल्थ में अच्छे नंबर्स आए थे मेरे को जितना याद है। हाँ, 12th में बढ़िया मार्क तो नहीं कह सकता, बट 12th में अच्छा खासा मार्क्स मैं लेके आया था, 85%। तो गैस ये स्टेट बोर्ड से थे, सीबीएसई में नहीं था, और स्टेट बोर्ड में हमारे यहाँ 85 इज कंसिडर्ड एज ए वेरी गुड परसेंटेज। ये मॉडेस्ट बन रहे हैं, तो मार्क्स तो अच्छा लाए थे ट्वेल्थ में। अब कैसे लाए थे वो ना पूछिए, वो छोड़ दीजिए, ठीक है ना, हुँ, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ इनको कोई एक मोटिवेशन मिल गया था ट्वेल्थ में। तो मोटिवेशन के बारे में भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे हम। तो फिर आप बताएंगे, आप सीएमए में कैसा है? जनरली लोग सीए लेते हैं, आप सीएमए में कैसे आ गए? लाइक आपको कहाँ से मुझे याद पता चला, फिर आप कैसे आ गए, उस बारे में कुछ बताएंगे? मुझे याद है जब जब मैं 12th में था, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों सोच रहे थे कि हम क्लैट का प्रिपरेशन करेंगे, लीगल एडवाइज़री के लिए, कि मुझे लॉ में थोड़ा बहुत पहले से ही इंटरेस्ट था। तो मैं क्लैट का प्रिपरेशन करने के लिए सोचा था, पर जैसे ही एग्ज़ाम्स खत्म हुए मेरे 12th के, फिर 12th के बाद ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न्स मैं बरहमपुर से बाहर नहीं जा जा सकता था उस टाइम पे। तो तब ऐसा हुआ कि अ, कुछ ऐसा कोर्स हमको करना था बीकॉम के साथ, क्योंकि बीकॉम का इतना वैल्यू है नहीं, बट कि बीकॉम के साथ कुछ ऐसा कोर्स करो, जिसमें ऐसा लगे कि गैप भी ज़्यादा नहीं हो और तुमको कुछ सीखने को भी मिले। तो उस हिसाब से मैंने उस पर्सपेक्टिव से मैंने सीए में चूज़ करा। मेरे पास सीए का भी प्लान था, बट मुझे ऐसा लगा कि सीए में एक ऐसा कोर्स है जो आगे जाके बहुत मतलब जैसे सीए के बराबर वाले जैसे कोर्स या प्रिविलेजेस होता है, वैसा मिल सकता है। और सीए में करना थोड़ा कम टेन्योर में हो जाता था सीए में, क्योंकि आर्टिकलशिप तब मेरा 6 महीने का होता था। तो मैं सोचा था कि जल्दी-जल्दी अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं जल्दी सीए में बन सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने सीएमए का जर्नी स्टार्ट किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जैसे आपने बताया कि फाउंडेशन एक बार में निकल गया, इंटर भी एक बार में निकल गया, फिर आप अपने फाइनल के अटेम्प्ट्स के जर्नी में आएंगे कि अटेम्प्ट्स कैसे लगे और क्यों लगे? अ, जैसे एक फ़ेज़ था, सीएमए का एक फ़ेज़ था। उस फ़ेज़ में ये था कि सीएमए इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, अपने एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स में। तो वैसे ही एक एग्ज़ाम पैटर्न में ऑनलाइन पैटर्न था, तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर हुआ था कि एमसीक्यूज़ ही मुझे करने हैं। तो अ, मेरा जो पैटर्न था पढ़ने का वो पूरा अलग हो चुका था। गलत तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, पर अलग हो चुका था। अलग इन द सेंस कि मैं एमसीक्यूज़ के हिसाब से पढ़ता था और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन्स में जाता ही नहीं था। बट जैसे क्वेश्चन्स आए, जैसे वो एग्ज़ाम पैटर्न हुआ, वो बहुत अलग था। तो पहला अटेम्प्ट तो ऐसे ही निकल गया कि क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर मेरे सेकंड अटेम्प्ट में ये हुआ था कि मैं एग्ज़ाम देने गया था और मेरे एग्ज़ाम सेंटर में ऑटो सबमिट हो गया था मेरा नेटवर्क ग्लिच के कारण। मेरे साइड से नहीं था वो ग्लिच, क्योंकि मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठा था, तो एग्ज़ाम सेंटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था और मेरा ऑटो ऑटो सबमिट हो गया। जैसे ही ऑटो सबमिट हुआ मैंने सबको कॉल घुमाया, मुझे बाहर निकाल दिया गया पहले कि तुमने सबमिट कर दिया है। तब तक मुझे पता है कि मैंने बस अ, बहुत कम क्वेश्चन्स अटेंड करे थे, सिर्फ़ एमसीक्यूज़ अटेंड करे थे। और मैं पहले लिख वो उसमें उस अटेम्प्ट में पहले लिखना पड़ता था, लिखने के बाद आपको आंसर देना पड़ता था। तो मैं पहले प्रॉपर्ली आंसर्स लिख रहा था, फिर उसके बाद मुझे कंप्यूटर में एंट्री करना था। फिर वो टाइम पे ही मेरा ऑटो सबमिट हो गया और जैसे ही ऑटो सबमिट हो गया, मुझे एग्ज़ाम सेंटर से निकाल दिया गया। फिर मैंने बहुत लोगों से बात करी, इंस्टीट्यूट से हेल्प माँगा, बट कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उस साइड से भी वही है ना कि एक ऐसा पैटर्न था जिसमें ग्लिच पता ही नहीं चल रहा था कि अपने एंड से हो रहा है कि और एक के एंड से हो रहा है। बहुत दिन ऐसा कोसता हुआ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लक खराब है। मुझे याद है वो कॉस्टिंग वाला एग्ज़ाम वाला दिन रथ यात्रा था। तो उस दिन मतलब बहुत दुखी हो गया था कि क्या चल रहा है, और पहली बार ये फेल वो सब चीज़ें मैं एक पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था अपने लाइफ़ में। बट द थिंग फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया और फिर मैं दोनों ग्रुप के लिए प्रिपरेशन करने लगा। जैसे ही दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन किया, वही कि एक जो अटेम्प्ट था वो अटेम्प्ट में भी मेरे सीएफआर और जीएसटी की वजह से मेरा पूरा अटेम्प्ट खराब हो गया। फिर जो लास्ट अटेम्प्ट था मेरा दिसंबर वाला अटेम्प्ट, उसमें फॉर्च्यूनेटली सब कुछ बढ़िया गया और मैं पास हो गया। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना कि ही इज नॉट दी वन, की जो इन्होंने ऐसे कर लिया चीजें, गलती की, फिर कहीं पे लक भी खराब रहा, फिर कहीं पे कुछ रीजंस आए,
जो भी था, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं मारा। दैट इज व्हाट दिस कोर्स इज ऑल अबाउट। दे नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपको कुछ भी हो, खुद पे भरोसा रखना है, अपने कोर्स पे भरोसा रखना है। यू हैव टू लिव टू अप टू योर ड्रीम्स, अप टू योर एक्सपेक्टेशन, योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, तभी हो सकता है। तो आप बताएंगे जो आपका ये जो फेज था जिसमें आपके एग्जाम्स नहीं हो पा रहे थे, फिर फेलियर्स आ रहे, तो वो फेज में आपके जो फैमिली थे, फ्रेंड्स थे, उनका रोल क्या था? कुछ बताएंगे उसके बारे में? देखिए, जैसा सफ़र था ना, अकेला मैं अगर होता, तो बहुत पहले मैं गिव अप मार दिया होता। मेरा सराउंडिंग और मेरा एनवायरनमेंट टच वुड इतना प्यारा था और इतना मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ मैं रहता हूँ। मेरे बहुत बहुत ही कम क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मैं जिनके साथ ही हमेशा टच में रहता हूँ। वन ऑफ देम इज़ हियर वेदांत शर्मा। बिकॉज़ मुझे पता है कि जैसे ही मेरा नहीं हो रहा था, तो वेदांत मुझे कॉल करता था, बोलता है, "नहीं भैया कुछ नहीं, ये दिस इज़ जस्ट अ फेज़ ऑफ योर लाइफ़। ये एक लक का गेम है। जैसे ही एक बार आपका लक चमक गया ना, तब देखना सब कुछ सही हो जाएगा।" वैसे ही मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरे जो मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं तू छोड़ सकता है सीए में, कुछ और कर ले, अगर नहीं हो रहा है तो। ये कभी उन्होंने मुझ पे फ़ोर्स नहीं करा। वो हमेशा यही बोलते थे कि तेरे से शायद हो सकता है, ये वाला थोड़ा चांस अपना लक खराब है, तो आगे जाके हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन सेल्फ डाउट तो होती रहती थी। बहुत सेल्फ डाउट्स आते थे, क्योंकि ये फेलियर वाला जो टैग होता है ना, वो बहुत जल्दी जाता नहीं है और अपने जो अटेम्प्ट्स हैं, 6 महीने का गैप रहता है। जैसे ही रिज़ल्ट्स आए, रिज़ल्ट्स आने के बाद वो माइंडसेट से निकलना, फिर वही बुक्स फिर से रिवाइज़ करना, जो पेजेज़ तुम याद रख चुके हो, वो फिर से तुमको रिवाइज़ करना है। बहुत टफ था, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है, बहुत टफ था। दोस्त लोग आगे जा रहे थे, मैं पीछे हो रहा था। वो बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ थी, बट एट द सेम टाइम वो अंदर ही अंदर मुझे और स्ट्रॉन्ग कर रहा था। स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम्स, बट फॉर माय लाइफ़ कि कभी ना कभी ऐसा ज़िंदगी में होगा, सबके लाइफ़ में ऐसा होगा कि सबका एक सेटबैक रहेगा। मैं अपने फेलियर्स को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ अ फेज़ ऑफ लाइफ़। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ एक ही बार में या जो आपका मन कर रहा है वही हिसाब से हो रहा है, तो आगे बहुत ज़िंदगी पड़ी है, कुछ सेटबैक्स आने वाले हैं। तो आपको अपने हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अगर कुछ ऐसा सेटबैक्स हो, फिर भी मुझे भूलना नहीं है कि वेयर आई बिलॉन्ग एंड वेयर आई वांट टू गो। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करी मुझे और जब मैं नोट्स बनाता था, तब मैं यही लिखता था कि मेरा नाम सीए में अश्विन उदगाता करके मैं अ, लिखता रहता था, हमेशा उसको देखता था और मैं ऐसा सोच रहा था कि क्या शायद मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शंस हैं? तो मुझे लगा नहीं, देयर इज़ नो बैकअप, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू सीए-सीएमए कोर्स। अगर आप ये कोर्स ऐसा है कि अगर आप एक बार घुस गए ना, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस थोड़ा ही एफर्ट्स मारना था ज़्यादा बट फॉर द बाय द गॉड्स ग्रेस हो गया इस बार। तो उन्होंने बीच में कुछ चीज ओमिट किया है। उन्होंने एक छोटा सा वर्ड बोला था कि प्यारा सा सराउंडिंग था। एक्चुअली वो प्यारी सी सराउंडिंग होनी चाहिए थी। ठीक है ना? तो आप बताएंगे आपने इस बार अलग क्या किया था? कि आई मीन जो लास्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में भी दिसंबर में आपने इस बार अलग क्या किया? आपको क्या लगा कि यस दिस माइट बी द रीजन की चीजें क्लिक हुई? देखो हम ये करते हैं कि हम 6 महीने प्रिपरेशंस तो करते हैं, पर अपने अंदर जो एक सेल्फ डाउट रहता है कि वो जो आखिरी के 8 दिन कैसे मैनेज करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीए में 1-1 दिन का गैप मिल जाता है। बट सीए में एक ऐसा है कि अगर वो 8 दिन अगर तुम मैनेज कर लिए ना, तो तुम सीए में बन गए। सीधी बात है। क्योंकि प्रिपरेशन तो हर कोई करता है। वही सेम अमाउंट प्रिपरेशन करता है। सबका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी अलग होगा, बट प्रिपरेशन तो वही सेम करते थे। मुझे याद है जब मैंने दोनों ग्रुप दिए थे और जिस अटेम्प्ट में मेरा मैं फेल हो गया था, मैं और एक मेरे दोस्त थे, दोनों साथ में ही पढ़ते थे और सेम अमाउंट ऑफ ऐसा कि जो मैं पढ़ता था, वो भी वही सेम पढ़ते थे। बट द थिंग इज़ कि मेरा माइंडसेट ये था कि सीएफआर वाले पेपर में कि यार नहीं होगा मेरे से। एग्ज़ाम वाले दिन ही सुबह-सुबह उठ के मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं क्या लिखूँगा एग्ज़ाम में? मुझे कुछ आता नहीं क्योंकि मुझे बिज़नेस कॉम्बिनेशन नहीं आता, मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आते, मेरे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बस इंड एज़ आता है, तो उस हिसाब से मैं कैसे करूँ?
एंड ऑन द अदर हैंड वो जो दोस्त थे मेरे, वो ये बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए मैं तो कर लूँगा या कर मैं तो कर लूँगी, ऐसा। तो फिर वो वही हुआ कि माइंडसेट, जो मेरा माइंडसेट में था ना कि नहीं होगा, एक सेल्फ डाउट रहता था, वो वाला चीज़ बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, प्रिपरेशन तो मैंने भी वही किया था। बट हमको अपने आप भरोसा रखना है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है कि हम कर सकते हैं। और कुछ ये था कि जिस चीज़ में आपका बेसिक्स का प्रॉब्लम हो रहा है और आप जैसे ही एग्ज़ाम पैटर्न्स को देखोगे ना, तब आपको पता पड़ जाएगा कि इंस्टीट्यूट पूरा तो नहीं पता पड़ेगा बट इतना तो पता लग जाएगा कि इंस्टीट्यूट का एक पैटर्न है, उस हिसाब से वो पैटर्न बनाता है। और ये चीज़ मुझे वेदांत शर्मा से मिली। वेदा वेदांत ने मुझे कहा, "नहीं भैया, आप जितना भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मेरे से भी ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आपका अटेम्प्ट लग चुका है, तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। बट द थिंग इज़ आपको एक सिनेरियो के अंदर डालना है वो चीज़ें, कि एग्ज़ामिनर क्या क्वेश्चन्स पूछ रहा है, एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि सीएमए का कोर्स इतना बल्की हो जाता है ना सिलेबस, आप सब कुछ याद करके नहीं जा सकते। बट द थिंग इज़ कि आपको इतना करना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है। तो वो वाली चीज़ जो लास्ट अटेम्प्ट में थी, मैंने वो अटेम्प्ट में मेरा सारा कुछ दे दिया था, कि होगा तो यही अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। तो फिर हो ही गया फिर उस हिसाब से। दिस इज़ द ओनली थिंग आई थॉट कि ये एक डिफरेंस हो सकता था। लाइक आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, हमारा पहला एग्जाम लॉ होता है। तो लॉ के 2 दिन पहले अश्विन भाई के मदर का तबीयत बहुत खराब हो गया था। लाइक शी वॉज एडमिटेड इन टू हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में रह रहे हैं। लाइक इन्होंने पढ़ाई तक ढंग से नहीं की थी। मेरे को जितना याद है, लॉ के एग्जाम के सुबह वाले दिन ही आए थे। लाइक सुबह उन्होंने 4-5 बजे इन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की थी। एग्जाम के सुबह बात कर रहा हूँ मैं। और फिर 10 बजे एग्जाम होता है, वैसे ये देने आए थे। और उस एग्जाम में, उस अटेम्प्ट में, उस सिनेरियो में इस बार उन्होंने गिव अप नहीं माना। उन्होंने जैसे बोला ना, माइंडसेट चीज था कि पहले क्या था कि लग रहा था कि नहीं, ये कैसे करूंगा मेरे को नहीं पता। लेकिन इस बार माइंडसेट में क्या चेंज आया, कैसे भी करूंगा नहीं पता मेरे को। ठीक है ना, डिफरेंस होता है। लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो हाउ आई विल डू, बट आई विल डू। इस बार वो एक चीज बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट माइंडसेट रखना है। और हम दोनों बहुत बातें करते थे एग्जाम्स के टाइम। तो एक चीज हमारा लाइक ये डायलॉग था हमारा कि यार ये बोलेंगे हमेशा, शर्मा कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। तो मेरा एक डायलॉग रहता था, मैं इनको प्रभु बुलाता हूँ, ठीक है। तो प्रभु, मेरा 60 आएगा, आपका 50 आएगा, इससे एक मार्क कम नहीं होगा। और बाय टच दोनों का एग्जैक्ट मतलब मेरे 60 के रेंज में है, इनका 50 के रेंज में आया है। दोनों भाई साथ में एग्जाम्स दिए थे, साथ में उन्होंने क्लियर किया है हम दोनों ने। तो ये था कि मेन में माइंडसेट, आपको माइंडसेट बनाए रखना है। और जैसे बोला ना, आपको लास्ट डे स्ट्रेटेजी ये आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि 6-7 घंटे में 100 मार्क का पूरा इतना भास्ट सिलेबस कवर करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। तो उसमें आप क्या कवर कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जैसे आप अभी मैं कभी एक प्यारा सा सर्कल था, अभी दोस्त साथ थे। तो अभी फिर आपके थोड़े से पर्सनल लाइफ पे चले कि लाइक आपका सोशल सर्कल कैसा था, क्या आप सिर्फ पढ़ाई करते थे, कैसा था। मतलब जो होता है ना एक नोशन की, नहीं सिर्फ पढ़ाई करनी रहनी चाहिए, लाइफ में दूसरे चीजें होनी नहीं चाहिए। इफ यू नो व्हाट आई मीन टू आस्क। देखो 10th तक तो ये था कि पढ़ाई नहीं करता था मैं। बट द थिंग इज़ मेरा एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान था। और जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांस हो गया या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इन सब चीज़ों में स्पोर्ट्स हो गया, इन सब चीज़ों में मैं बहुत एक्टिव था। और इसीलिए ही मतलब टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते थे सिवाय मेरे पीटी टीचर और मेरे म्यूज़िक टीचर। क्योंकि उन वही जो दोनों थे वो दोनों ही थे जो मुझ पे फ़ेथ रखते थे। बट थिंग ऐसा हुआ कि जैसे ही पढ़ने वाला माहौल आया, पढ़ लिया। और सीएमए वाला कोर्स में यही था कि डेडिकेशन देना था, तो उस हिसाब से हो गया। बट ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं है कि सिर्फ़ पढ़ना है और कुछ करना है ही नहीं। नहीं, ये वाला चीज़ कभी नहीं था कि मैं नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं पढ़ सकता कि अ, मैं पागल हो जाऊँगा इतना अगर पढ़ लूँगा तो। तो ये भी था कि इन्होंने थोड़ा सा बताया नहीं कि ड्यूरिंग फाइनल भी मजाक मस्ती चल रहा था हमारा। लाइक दिसंबर में एग्जाम था, हम लोगों ने अगस्त में ट्रिप मारी थी राजस्थान की। ठीक है ना, हमने घूमा है, 10 दिन घूमा है।
लेकिन आने के बाद उसी शिद्दत के साथ पढ़े। तो हम्म, दिमाग को भी थोड़ा सा ब्रेक देते रहो, ताकि दिमाग भी एग्जैक्टली। अच्छे से काम करता रहे। और बाकी जो मेरी यंग ऑडियंस है, लाइफ में उनके दोस्त होंगे या फिर फीमेल मित्र होंगे, ये बता नहीं रहा लेकिन मैं बता रहा हूं, ये उनसे घिरे हुए थे। अब किस लेवल पे घिरे हुए थे वो आप समझदार हो, आप जान लोगे, ठीक है ना। उसके बावजूद उसको मेंटेन करके दोज फोर्सेस हेल्प्ड हिम टू हैंडल, उसमें उन्होंने बैरियर का काम नहीं किया था। तो अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई दोस्त है तो उनसे भागिए मत, उनको अपने साथ रखिए, आप भी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी तो आपके वेदांत, आई वुड आफ्टर लाइक टू फाइनल। ऐड वन थिंग। ओके, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि आप ना, जैसे ही आपकी सोच होती है ना, उस हिसाब से आपको दोस्त मिलता है। अगर आपको सेम माइंडसेट वाले दोस्त मिल गए, तो जो आपके जर्नी में आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक मोटिवेशन बन रहा है, तो उन सब लोगों से भागिएगा मत। क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ऐसे रेयर लोग होते हैं, जो आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं या आपके जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो कभी उनसे मत भागिए, और उनको भी, वो जो आप जो सक्सेस देख रहे हो, आप उनके साथ देखो, क्योंकि वो सक्सेस जर्नी में अगर वो लोग साथ नहीं होते ना आपके, तो फिर ये सक्सेस सक्सेस नहीं होती। ऐसे बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, जिनको मैं हमेशा मतलब थैंक यू बोलता हूँ कि अगर ये लोग नहीं होते ना, तो शायद मैं आज इधर नहीं बैठा होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हुँ। तो अभी आप आपके लाइफ के जो एक पार्ट कंप्लीट हो, आपका टारगेट था सीएमए बनना था, बन गए, बट उसके बाद आपके सामने ये था कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स है मेरे, आई एम नॉट द ब्राइटेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन आपको हुँ। ये भी था कि मेरे को इंटरव्यू क्रैक करना है। तो उस टाइम पे माइंड में क्या चल रहा था, फिर आपने उन्हें प्रिपरेशंस कैसे किए, खुद को कैसे तैयार किया, और आपके सीवी में क्या क्या चीजें आपने डाली जो आपको स्टैंड आउट कर रहा था दूसरे लोगों से, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप। तो फिर जैसे ही मेरा इंटर खत्म हुआ और मेरा एक फाइनल का अटेम्प्ट वेस्ट हो गया, तब मुझे समझ आ गया था कि अटेम्प्ट्स मैटर करती है सीएमए में। अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में अगर पास नहीं हुए, तो आपको अलग से स्टैंड होने के लिए आपका रिज़्यूमे कुछ अलग दिखना चाहिए। और अलग रिज़्यूमे देखने का मतलब ये नहीं कि कोई कलर ग्रेडिंग वाला, बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू गेन एक्सपोज़र्स। यू हैव टू गेन एक्सपोज़र्स, इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र्स। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है जो डमी आर्टिकलशिप्स वगैरह कर लेते हैं। उनका बस यही है कि मैं बस एग्ज़ाम ही दे दूँ, एग्ज़ाम क्लियर कर दूँ, और फिर एग्ज़ाम के बाद अगर मेरा बढ़िया हो गया, एक अटेम्प्ट में मैं निकल गया, तो फिर मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। और इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो काम ज़िंदगी में आगे करना चाहोगे, करना चाह रहे हो, वही चीज़ का एक ब्रीफ मिल जाता है आपको। उसमें एक आपका भी माइंडसेट रेडी हो जाता है, और आपको वो फाइनल एग्ज़ाम्स में भी हेल्प कर लेता है। तो मैंने सोचा कि अब एक अटेम्प्ट तो लग गया है, तो अब अच्छे से मुझे एक्सपोज़र लेना है। तो मैंने एनएलसी जॉइन करा, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, वो भी वेदांत के रिकमेंडेशन में। कि एक नवरत्न पीएसयू ज़रूरी था, जो मुझे काम सिखा सकता था अच्छे से। बट ऐसा हो गया कि बहुत अच्छा एक्सपोज़र मुझे मिल गया इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस में, कि अभी मैं जैसे पास होने के बाद लोगों से जब बात कर रहा था ना, लोगों के पास बहुत कम एक्सपीरियंस था और मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपोज़र था। 1 साल का था, पर बहुत अच्छा एक्सपोज़र था। मेरे जो मैनेजर्स थे एनएलसी के, वो मुझे बहुत हेल्प कर रहे थे, बहुत सब चीज़ों का एक्सपोज़र दे दिए थे मुझे। तो वो वाली चीज़ मुझे फाइनल में भी काम आई, इंटरव्यू में भी काम आई, और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों में भी काम आ रहा है। तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस और आर्टिकलशिप एक ऐसा फ़ेज़ है, जो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दिस शुड बी मैंडेटरी। और फिर उसके बाद मैंने जैसे ही सीएमए क्लियर करा, तब मुझे लग गया था कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट या आप पर अपना जो एनएलसी का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का स्टार्टिंग फेज बताएंगे, क्योंकि आई नो कि आपको क्या हार्डशिप्स हुई थी, आपके माइंड में क्या चीजें आ रही थी, आपको कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही थी, बट बाद में आप वो चीज के लिए थैंकफुल है। तो आई थिंक जो ऑडियंस है वो जानना चाहेगी कि मतलब, क्योंकि आपने जो फेस किया ना वो बहुत जन फेस करते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे। हुँ। जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत पैम्पर्ड हैं। आजकल के बच्चे बहुत पैम्पर्ड होते हैं। वो ज़्यादा क्या बोलते हैं कि सुन नहीं सकते चीज़ों को। ऑल्दो रियलिटी नहीं थी, पर कभी-कभी ये एक्सपीरियंस मतलब जब आर्टिकलशिप वाले फेज़ में एक हार्डशिप्स दिया जाता है।
कि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। जितने भी हेक्टिक शेड्यूल्स हैं, उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। मुझे पता है कि 7 या 8 दिन हुआ था मुझे ऑफ़िस में और मेरे जो एक मैनेजर हैं, वो मेरे मुँह पे ऐसे फ़ाइल मारे, बोले कि, "तू इंटर कैसे पास हो गया?" और उस चीज़ से मैं इतना शैटर हो चुका था कि मुझे इतना सेल्फ डाउट हो गया था कि सही में मैं मेरा फाउंडेशन वाला बच्चा जैसा ही मेरा माइंडसेट है, क्या मैं इतना मतलब कंपैटिबल हूँ नहीं या मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ नहीं? बहुत सोचा था, पर वही सब चीज़ें मुझे आगे उस चीज़ के लिए रेडी कर रहा था कि जितना भी कुछ हो जाए, यू हैव टू स्टिक टू योर ग्राउंड कि आप जहाँ पे वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। उस चीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसे कठिनाई आएँगे, बहुत सारे ऐसे ताने सुनने पड़ेंगे, बट आपको पता लगना चाहिए कि आप कौन हो? आप क्या हो? पहले तो बहुत बुरा लगा था, बट तब मुझे समझ आ गया था कि नहीं, मैं थोड़ा और ज़्यादा अगर एफर्ट्स मारूँ अपने आप पे, तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये वाला चीज़ में मुझे एनएलसी में बहुत सीखने को मिला। और फिर जैसे मैं जैसे सोच रहा कि था कि इन्होंने बताया हाँ, सॉरी, जैसे कि उन्होंने बताया ना, स्टार्टिंग के डेज में आपको बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आपको आपने पढ़ा भी है या नहीं, आपको बेसिक सी चीजें आती नहीं, बहुत सी गाली सुनने को मिलेगी। बिकॉज इट इज आर्टिकलशिप, इट इज इंटर्नशिप, जहां पे दे ओनली आर नॉट गिविंग यू प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑन योर थियोरिटिकल नॉलेज, बट हाउ टू सस्टेन इन ए कॉर्पोरेट एनवायरमेंट, वो भी आपको सिखा रहे हैं वहां पे। ठीक है ना, रियल लाइफ के लिए रेडी कर रहा है। तो जो स्टार्टिंग का 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने का फेज होगा ना, वो सबका डिफिकल्ट होता है। लेकिन बाद में जो मैनेजर ने इनके मुंह पे फाइल मारा था ना, आज वही मैनेजर इनकी तारीफें गाता है कि लाइक ही वाज सच अ ग्रेट पर्सन, कि उन्होंने इतना सारा काम एक साथ हैंडल किया था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए उन चीजों को कभी भी नेगेटिवली नहीं लेना है, आपको उसको खुद को चैलेंज करना है कि नहीं, आई विल मेक दैट पर्सन प्रेज मी, जो कि इन्होंने किया था। प्लीज कंटिन्यू। या तो फिर जैसे ही मैं सीएमए क्लियर करा और फिर बाद में ऐसा हुआ कि मुझे स्टैंड आउट करना है अलग से और सबसे पहला प्लेसमेंट भुवनेश्वर में था। तो मुझे पता था कि ये जो अपना पीपीओपी का जो ट्रेनिंग होता है 10 दिन का, उसमें मुझे क्या करना है कि आई हैव टू चेक कि और कौन-कौन ऐसा अच्छे हैं मेरे से। ठीक है, अटेम्प्ट्स लग गए, ठीक है, रैंकर्स बहुत ज़्यादा थे, बट मैं और वेदांत हम दोनों लास्ट में बैठते थे और मैं सबको ऑब्ज़र्व करता था कि कौन मतलब क्या कर सकता है। और फिर उधर मैंने अपने कम्युनिकेशन पे वर्क किया कि मुझे पता है कि मेरा जो मेन डोमेन है वो है कम्युनिकेशन। आई कैन कन्वे प्रॉपर्ली। तो उस हिसाब से कि फिर मेरा जो रिज़्यूमे था, मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन करा अपना इंटरव्यू का। तो जैसे ही मैं मेरा पहला कैंपस का पहला ही कंपनी था, जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था और मुझे पता था कि मुझे अपना इंटरव्यू को कैसे लेके जाना है। वो भी एक आर्ट होता है। ऐसा नहीं कि जो वो पूछ रहे हैं आप बस बता दो और बता के निकल जाओ, तो वो हो जाएगा कि चलो आपने बढ़िया किया इंटरव्यू। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको लेके जाना है आपका इंटरव्यू, आप कहाँ उसको ले जाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे पता था वो मुझे छोटे-छोटे जर्नल एंट्रीज़ के बारे में पूछे। तो जैसे ही वो छोटे-छोटे जर्नल एंट्रीज़ पूछे, मैं अपने हिसाब से ये बोला कि आई हैव डन ईएमडी, सिक्योरिटी डिपॉज़िट्स, कॉन्ट्रैक्ट वाले काम, क्योंकि जो एनबीसीसी है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वो कॉन्ट्रैक्ट वाले काम बहुत ज़्यादा देखती है। तो मैंने ये बोला कि मुझे एनएलसी में ये एक्सपोज़र मिला, तो अगर ईएमडी होता तो उस हिसाब से जर्नल एंट्री क्या है? सिक्योरिटी डिपॉज़िट है तो उस हिसाब से जर्नल एंट्री क्या है? तो उनको ये पता पड़ गया कि नहीं, ये अच्छे से प्रॉपर्ली एक्सपोज़र लिया है। तो वो जब क्वेश्चन जो अलग पूछ रहे थे, वो एडवांस क्वेश्चन पूछने लगे और मुझे उसी चीज़ के हिसाब से क्वेश्चन पूछने लगे जहाँ मैं रेडी था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरव्यू आप कहाँ लेके जाना चाहते हो। तो इनके इंटरव्यू में इंटरव्यू पे इनका द ग्रेटेस्ट ऑफ नहीं गया था एज पर हिम, ठीक है ना। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मेरे को कॉल आया था, यार शर्मा इंटरव्यू कैसा गया, मेरे को पता नहीं, मेरे को इतना सारा सवाल पूछे, सब आके बोल रहे हैं बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है, लेकिन मेरे को वो बढ़िया हुआ है वाला फीलिंग नहीं आ रहा। तब भी मैंने इनसे कहा था, देखो सबका बढ़िया हुआ है बोल रहा है, आप बोल रहे हो आपका बढ़िया नहीं है, मतलब आपका पक्का से सिलेक्शन होगा। ये चीज तो में आपके रिज्यूमे में एक पॉइंट था कि आप टीचिंग करते हो, तो आप उसके बारे में कुछ बताओगे? हमने बहुत डिस्कशन करा था कि हम ये टीचिंग वाला चीज़ रिज़्यूमे में लिखें या नहीं लिखें। बहुत सोचा था हम दोनों ने, प्रॉपर्ली डिस्कस हुआ था। पर एट लास्ट आई वेंट कि नहीं, लिखना है मुझे रिज्यूमे में और वो जैसे क्वेश्चन पूछेंगे उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था। मैं
पढ़ाई के साथ-साथ टीचिंग भी करता था। मैंने एक कोचिंग जॉइन करी थी अकेडमी का, जिसमें मुझे अपॉर्च्युनिटी मिला कि मैं बच्चों को लॉ पढ़ा सकूँ, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है सीएमए के बच्चे बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल होता है। वेदांत इफ यू नो, यू नो। तो हाँ, बहुत उनमें ज़्यादा से वो जो नेग्लेक्ट करते हैं। थ्योरी है ना, मैं लॉ इग्नोर करके जाता था। हाँ, तो अ, ऐसा है कि लॉ को हम अगर थ्योरेटिकल हिसाब से पढ़ाते हैं तो वो थ्योरी होता है। हम अगर प्रैक्टिकल इनसाइट्स देते हैं तो लॉ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और लोगों को ये बताना ज़रूरी था, बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी था। तो उस हिसाब से मैंने लॉ का प्रिपरेशन करवाया बच्चों को, जो मुझे भी बहुत हेल्प करा मेरी जर्नी में। और फिर बाद में मैंने वेदांत का भी हेल्प लिया कि वेदांत भी आया, वेदांत मैं हम दोनों मिला के कोचिंग चलाते थे। वेदांत यूज्ड टू टीच टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई यूज्ड टू टेक लॉ, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड ऑल। तो हम दोनों ने बहुत में ऐसा पार्टनरशिप पे बहुत काम किया है। तो ये वाली चीज़ है कि One टीचिंग more is बहुत हेल्प yet to करी। come. ऑफ कोर्स। तो टीचिंग एक बहुत चीज़ें हेल्प कर दी मुझे और शायद वेदांत भी इस चीज़ से एग्री करेगा कि कम्युनिकेशन जो कन्वेयंस जो पावर होता है कि आप क्या कन्वे करना चाहते हो, आप अगर बच्चों को कन्वे कर पा रहे हो, तो आप किसी को भी कन्वे कर सकते हो। तो वो वाला चीज़ हम दोनों में एक हो गया कि कम्युनिकेशन हमारा स्ट्रॉन्ग उसी चीज़ से हो चुका था। और फिर मुझे क्वेश्चन भी यही पूछा गया इंटरव्यू में कि अगर आप टीचिंग करते थे, तो आप टीचिंग क्यों छोड़े? तो उस हिसाब से मैं अपना रिज़्यूमे, अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैं उसके हिसाब से, उस इंटरव्यूअर के हिसाब से मैं प्रिपेयर करके गया था, कि अगर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना, मैं उसका जवाब दे सकूँ, ऐसे डम ना बैठूँ। तो आपके इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको जिसका आंसर आपको नहीं आता था। आपने उसको कैसे हैंडल किया था? फिर वो चीज़ के बारे में बताएँगे थोड़ा-सा? हुँ। देखो, एक इंटरव्यू में कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है और हर क्वेश्चन का आंसर सही से देना है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मुझे पता है कि मैंने 2-3, अगर आपका एक इंटरव्यूअर आपको 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, पर आप 6 क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे पा रहे हो, तो समझ जाओ कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो रहा है और वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन्स पूछेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बोल नहीं पा रहे हो या सही आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो वो आप गलत हो। पर हाँ, ऐसा भी नहीं बैठना है कि आपको डम नहीं बैठना है उधर। बोलते रहना है कि आप क्या फ़ील करते हो। इंटरव्यू इज़ जस्ट लाइक एन कम्युनिकेशन प्रोसेस कि आप क्या जानते हो, मैं क्या जानता हूँ, हम दोनों में एक फॉर्मल टॉक होती है। फॉर्मल कन्वर्सेशन ही एक इंटरव्यू है। ऐसा कुछ नहीं कि वो ऑब्वियसली आप सीएमए जैसे चीज़ों को आप क्रैक करके गए हो, तो आप तो इंटेलिजेंट हो ही। आप उन सबसे आउटस्टैंड करते हो। बट द थिंग इज़ कि आपका समझ क्या है और मेरा समझ क्या है, उस हिसाब से हम अगर फॉर्मली बात कर रहे हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। आपके ओपिनियन में कुछ चीज़ें सही हो सकता है, मेरे ओपिनियन में कुछ चीज़ें गलत हो सकता है। तो उस हिसाब से भी हम अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, वो एक इंटरव्यू का प्रोसेस है। कोई क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं होता। मुझे पता है एक एक चीज़ में मैं बहुत अटक गया था इन द सेंस कि मुझे शेड्यूल 2 के बारे में पूछा गया था जीएसटी में और मैं उस चीज़ को अ, आई थिंक सेक्शन 37 या ऐसा कुछ करके मैं बोल दिया था, कॉस्ट के हिसाब से कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं। पर क्वेश्चन उनका पूरा ही अलग था और इंटरव्यू में हमेशा आपका दिमाग ऐसा नहीं चलेगा। बट द थिंग इज़ आपको ये बोलना है कि अगर मैं गलत भी हूँ, तो फिर मुझे ये बोल देना है कि सर नहीं, मैं गलत बोल दिया हूँ, ये होता है सही आंसर। मुझे याद है कि जैसे ही मैंने गलत बोला वो हँसने लगे। जैसे ही हँसने लगे मुझे लग गया कि नहीं मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। और जैसे ही मेरे को माइंड में स्ट्राइक हुआ अच्छा मुझे शेड्यूल 2 के बारे में बोलना था। तो मुझे बस यही बोलना था, ओह सर सॉरी आई वाज़ सपोज्ड टू से अबाउट शेड्यूल 2 एम आई राइट? तो उन्होंने उधर से रिस्पॉन्स दे दिया हाँ, कि आपको शेड्यूल 2 के बारे में बोलना था। तो ऐसा हो गया कि उनको पता पड़ गया कि ये बच्चे को पता है। बस एक नर्वसनेस या फिर जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है या सुनने का प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आंसर गलत हुआ है। आपको उधर डम नहीं बैठना है, आपको हमेशा चेहरे पे अपना स्माइल लेके रखना है, क्योंकि आप उतना ही बोल सकते हो जितना आप जानते हो। ऐसा नहीं और वो ऐसे ही क्वेश्चन्स पूछेंगे कि जिसको जो आपको पता होगा, आपके एक्सपोज़र्स के बारे में या फिर आपकी पढ़ाई के बारे में। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि लोग ऐसे हो जाते हैं कि डर के चले जाते हैं, हाँ सर, नो सर करके निकल जाते हैं। वो बहुत दिक्कत होती है। द थिंग इज़ आपको कन्वे करना है कि आप क्या कहना चाहते हो या आप क्या बोलना चाहते हो। Like he was the first candidate of the ICMA placement for the
December 24 अटेम्प्ट जिनको प्लेसमेंट हुआ था, that too in a PSU. Multiple attempts, no rank, still he got selected in a Navaratna PSU. So that is a very big thing. So my dear friends, जिनका attempt लग रहा है, rank नहीं आ रहा है, टेंशन में है हमारा होगा नहीं होगा, भरोसा पूरा रखिए, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, खुद पे भरोसा रखिए, आपका जरूर हो सकता है। सीएम अश्विन कुमार उद्गाता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन शर्मा जी ऑन द माइक। बट उससे पहले मैं बच्चों को बताऊं कि मैंने आपसे क्या क्या चीजें सीखी हैं, आज का इसका टेक अवे क्या है। आपसे एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, लाइक हमने टीचिंग स्टार्ट में साथ में की थी, लाइक हम दोनों का रीजन एक ही था कि पैशन फॉर टीचिंग। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लाइक आर यू स्टिल कनेक्टेड टू टीचिंग, हाउ आर यू प्लानिंग, कि आर यू कीपिंग दिस योर पैशन और आर यू डूइंग समथिंग डिफरेंट? ये बात है कि लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है। लोगों को सही गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस हर जगह है, पर सही गाइडेंस की ज़रूरत है। जो गाइडेंस जो जो चीज़ मेरे हिसाब से प्रॉब्लम थी, जो मुझे प्रॉब्लम कर दी कि शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता था, पर मैं नहीं कर पाया। तो मुझे एक गाइडेंस की ज़रूरत थी और वो गाइडेंस की ज़रूरत हर वो बच्चे को है जो एस्पायरिंग सीए, सीएमए, सीएस हैं। तो उनके लिए अगर मैं कुछ भी उनको अगर हेल्प कर पाता हूँ, तो मुझे लगेगा कि कुछ मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ अपने लाइफ में। तो अगर ऐसा है कि मैं अभी टीचिंग तो मैं प्रॉपरली एक टीचिंग एज़ अ पैशन मैंने चालू किया था। टीचिंग को अपना प्रोफ़ेशन नहीं माना है, बट टीचिंग को एक एज़ अ पैशन अभी भी अगर कोई बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी भी सब्जेक्ट्स में तो आई एम रेडी टू हेल्प हिम और हर इन एनी पॉसिबल वेज़। तो दोस्तों, दिस वाज फॉर यू द मेंटर, द एजुकेटर, द पैशनेट सीएमए प्रोफेशनल हु नेवर गिव अप। ठीक है ना? तो जैसे कि हर वीडियो में मैं करता हूँ, आज के कुछ की टेकअवेज, आज हम इनसे क्या सीख रहे हैं। पहले की लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, सेल्फ डाउट आएंगे, ठीक है ना? आज तक हमने रैंकर्स का देखा था, सबका ये था कि नहीं रैंक चाहिए था मेरे को, अब इनका गोल क्या था, मेरे को पास होना है, ठीक है ना? कभी उन्होंने लक काम नहीं दिया, कभी प्रिपरेशन कम हो गया, कभी सिस्टम में ग्लिच आ गया, देयर वर वेरियस रीजन। जैसा मैंने बताया था, एग्जाम के पहले दिन घर में मेडिकल इश्यूज थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बट उसमें भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। ही हैड दैट माइंडसेट, आई कैंट लूज, आई हैव टू विन। दूसरी चीज, उन्होंने खुद को डेवलप किया, उनको पता था कि उनका स्ट्रेंथ क्या है और वो स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हमें हमारा स्ट्रेंथ पता होना एक अलग बात है, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना अलग बात। उनको पता था कि कम्युनिकेशन इज ए स्ट्रेंथ, बट फिर भी उन्होंने पीपीओपी में अपने स्ट्रेंथ को, अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया। तो आपको भी वही चीज करनी है। यू आर गुड एट समथिंग डजंट मीन यू हैव टू स्टॉप दैट। You have to be best at that thing, and then bester, and then bestest, and then something of the next level you have to do. You cannot stop at your strength. At the same time, acknowledge your weakness and try to gain something or other from other things. उनको पता था अटेम्प्ट्स है, तो उन्होंने दूसरी चीजें की, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया। उन्होंने फिर क्या किया कि अपना जो रिज्यूमे को इतने अच्छे से बनाया, अपने नॉलेज को इतने अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाया कि आज वो एनबीसीसी में है, ठीक है ना? अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका अटेम्प्ट लगा लेकिन उनको एनबीसीसी या फिर कोई पीएसयू में जॉब नहीं मिला। तो व्हाट ही डिड इज ही मेड द डिफरेंस इन हिज एफर्ट्स, इन हिज वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तीसरी चीज मैंने क्या देखी, कीप योर पीपल अराउंड यू, बी अराउंड गुड पीपल सो दैट दे विल हेल्प यू टू ग्रो। नो, थैंक यू शर्मा जी। दिस इज़ ये मैं बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनेट हूँ कि मैं इस चीज़ का हिस्सा बन रहा हूँ, आपके वीडियोज़ का हिस्सा बन रहा हूँ और आप ऐसे ही तरक्की करते रहो। जैसे कि वेदांत ने कहा था कि दिस इज़ नॉट अ लास्ट पार्टनरशिप और कुछ आना भी बाकी है, तो बहुत जल्दी आने वाला है। हम दोनों साथ में कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो सबके लिए बेनिफिट हो सकता है, स्पेशली फॉर द एस्पायरिंग सीएमएस। अ, तो उस चीज़ के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस एंड थैंक यू सो मच वेदांत शर्मा। द प्लेज़र इज़ ऑल माइन। तो दोस्तों, ये थे मेरे दोस्त, आप सबके अपने सीएम अश्विन कुमार उद्गाता, the guy who never gave up, the guy with the problems, the guy with the luck issues, the guy who worked on himself, and the guy who was there with me because
लाइक मैंने कभी बताया नहीं है, बट ही वाज द रीजन आई डिड सीएम। मेरे को पता नहीं था सीएम एग्जिस्ट करता है, क्या चीज है क्या नहीं। ही वाज द रीजन, यू नो, सीएम वेदांत शर्मा, जो सीएम वेदांत शर्मा है ना, एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजंस। सो थैंक यू अश्विन कुमार उद्गाता फॉर बीइंग ऑन शर्मा जी ऑन द माइक। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर किसी को एज गेस्ट देखना है मेरे चैनल पे, तो जरूर अपने मेरे चैनल में कमेंट कीजिए। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा अपने चैनल में लाने के लिए। और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।